नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं बाल विकास के अंदर। आज ये हमारा लगभग 17 या 18वाँ वीडियो होगा, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का। ठीक है, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हम देखने वाले हैं। बड़ा ही शानदार सिद्धांत है और इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है और हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इसलिए ऐसे सिद्धांतों को आपको छोड़ना नहीं है, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। और बाल विकास के अंदर जितने भी सिद्धांत हैं, 8-10 सिद्धांत, उनको बड़े ही अच्छे से आपको देखना है। और अगर आपने पिछले सिद्धांत नहीं देखे या पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो जितने भी पिछले वीडियो हैं, 17-18 वीडियो, वो जाकर आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का। दोस्तों, ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं। 4-5 किताबों का सहारा लेकर बड़े ही अच्छे नोट्स मैंने तैयार किए हैं। मात्र 4-5 मिनट का वीडियो होता है और उसके अंदर हमारे एक-एक सिद्धांत तैयार हो जाते हैं। हाँ, हालाँकि जब मैंने पहले वीडियो बनाए थे उसके अंदर थोड़े-थोड़े बड़े हो गए थे, मैंने बड़े-बड़े सिद्धांत थे, पर अब जो हैं पीछे छोटे-छोटे सिद्धांत हैं और हम इसको कम शब्दों के अंदर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का बड़ा ही शानदार सिद्धांत है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो क्योंकि इसका नाम ही संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो पहला प्रश्न ही यहाँ से ये बन जाता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेरोम ब्रूनर हैं। संज्ञानात्मक की बात करें तो संज्ञानात्मक होता क्या है? तो वह क्षेत्र जिसका संबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं से होता है, उसको संज्ञानात्मक कहा जाता है। ठीक है ना? यानी कि मानसिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे जिसका संबंध होता है उसको संज्ञानात्मक कहा जाता है। जैसे कि स्मृति हो गया, स्मरण हो गया, चिंतन हो गया, तर्क हो गया, ये जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं ना, उनको जो है संज्ञानात्मकता कहा जाता है या संज्ञान कहा जाता है। अध्ययन जो क्रिया होती है वो प्रौढ़ों के अंदर, वयस्कों के अंदर और बच्चों पर होती है। इसके अंदर यहाँ पर एक विशेष बात है, यह सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का वैकल्पिक रूप है। तो ये जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है उसका वैकल्पिक रूप है। ठीक है, उसमें भी इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं, जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास के, और उसी के विकल्प के रूप में जो है इस सिद्धांत को जेरोम ब्रूनर ने बताया है। तो देखिए, इसमें जो है इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली अवस्था है दोस्तों यहाँ पर क्रियात्मक विधि, जिसको निर्माण विधि व अवस्था कहते हैं, निर्माण विधि की अवस्था कहते हैं, सॉरी। पहला है क्रियात्मक विधि, जिसको निर्माण विधि की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि इनेक्टिव स्टेज, इनेक्टिव स्टेज। क्रियात्मक विधि, निर्माण विधि की अवस्था, जिसे इनेक्टिव स्टेज कहते हैं, जन्म से लगाकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें दोस्तों कुछ विशेष बातें हैं जिनको आप ध्यान से सुनना। बालक शारीरिक और गामक क्रियाएं करता है। जन्म से लगाकर 2 वर्ष तक का जो बालक होता है ना, वो शारीरिक और गामक क्रियाएं करता है, यानी वो शरीर से जो है अपना हाथ पांव हिलाता है और कुछ जो है चलने फिरने की क्रियाएं भी करता है। वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं करता है, यानी कि जो वो कभी पंखे को चलता हुआ देखता है तो उसकी तरफ देखता जाता है, पेड़ के पत्ते हुए हिलते हुए देखता है तो वो पेड़ की तरफ देखता जाता है। ठीक है, तो जैसे वो वातावरण में जो कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं उसकी तरफ वो अपनी जो है प्रतिक्रियाएं करता रहता है। भाषा का महत्व इसके अंदर होता नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष तक का बालक होता है, उसको भाषा का महत्व नहीं होता है इसके अंदर। इसमें प्रतिमाएं और प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। इस समय जो है बालक के अंदर प्रतिमाएं या प्रतिबिंब का निर्माण भी नहीं होता है। बात करें इसमें चिंतन की, तो इस समय बच्चे में चिंतन भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्रियात्मक अवस्था के अंदर या क्रियात्मक विधि के अंदर, इनेक्टिव स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर जो है चिंतन भी नहीं होता है, प्रतिमा या प्रतिबिंब का निर्माण भी नहीं होता है और भाषा का महत्व भी नहीं होता है, और वो वातावरण को देखकर जो है प्रतिक्रिया करता है। दूसरी अवस्था बताई है दोस्तों, वो बताई है प्रतिमा आधारित अवस्था, या इसको प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कहा जाता है। प्रतिमा आधारित अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है, और इसका जो अंग्रेजी नाम है वो है आइकॉनिक स्टेज। ठीक है, पहला तो हो गया इनेक्टिव स्टेज, दूसरा हो गया आइकॉनिक स्टेज, जिसको प्रतिमा आधारित अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसका जो समय है वो है 2 वर्ष से लगाकर 7 वर्ष तक का, 2 से 7 वर्ष तक का ये काल होता है। इसमें दोस्तों संप्रत्यय का निर्माण होता है। संप्रत्यय यानी कि एक कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, यानी कि जैसे कि गाय का चित्र, ठीक है ना, गाय का एक चित्र अपने माइंड में छपना, वो होता है संप्रत्यय। सूचनाएं संप्रत्यय के द्वारा प्राप्त करता है, यानी कि मस्तिष्क में बनने वाला जो बिंब होता है ना, उसको संप्रत्यय कहते हैं। जैसे
जैसे मैंने आपको बोला कि डायनासोर। अब जब मैंने आपको डायनासोर बोला तो आपके माइंड में एक प्रतिमा छपी है, आपके माइंड में जो है एक कॉन्सेप्ट बना है डायनासोर का, एक फोटो बना है माइंड में डायनासोर का, ठीक है ना। उसी बिंब को जो है संप्रत्यय कहा जाता है, ठीक है ना। आपके माइंड में जो एक बिंब बना है ना डायनासोर का, उसी बिंब को जो है संप्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। भाषा का महत्व होता है इसके अंदर, क्योंकि 2 वर्ष लगाकर 7 वर्ष तक का बालक भाषा बोलता है, तो भाषा का इसमें महत्व होता है। इसमें चमक, गति, शोर, ध्वनि के प्रति आकर्षण होता है। इसमें चमक के प्रति, गति के प्रति, शोर के प्रति, ध्वनि के प्रति आकर्षण होता है, ठीक है। बात करें आगे, संकेतात्मक और चिन्ह आधारित अवस्था। तीसरी अवस्था है ये संकेतात्मक और चिन्ह आधारित अवस्था, जिसे सिंबॉलिक स्टेज भी कहा जाता है। पहला है इनएक्टिव स्टेज, दूसरा है आइकॉनिक स्टेज और तीसरा है सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। ये होता है 7 से लेकर 16 वर्ष तक का काल, और इसके अंदर संकेत और चिन्ह के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। जो बालक सीखता है वो संकेत और चिन्ह के माध्यम से सीखता है, और इसके अंदर अमूर्त चिंतन करता रहता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन भी करता है इसके अंदर, और संकेतों और चिन्हों के माध्यम से सीखता है, इसलिए इसको संकेतात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। और यहाँ पर बात करें हम जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में, तो यहाँ पर जीन पियाजे का ये वैकल्पिक रूप है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने भी जो है संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, और जेरोम ब्रूनर ने भी अवस्थाएं बताई हैं। तो एक बार इनके बारे में जो अंतर है वो देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर है। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है अंतर को लेकर भी, तो देख लेते हैं। जीन पियाजे ने जो है यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, और जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? 4। पहली है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लगाकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लगाकर 7 वर्ष तक होती है। तीसरी बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक होती है। और चौथी बताई है औपचारात्मक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 के बाद की अवस्था होती है, ठीक है। इसी के विकल्प के रूप में जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है क्रियात्मक अवस्था, जो कि जन्म से लगाकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि 2 से लगाकर 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी है संकेतात्मक अवस्था, जो कि 7 से लगाकर 16 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने बताई है 4 अवस्था, और जेरोम ब्रूनर ने बताई है 3 अवस्था, ठीक है। जीन पियाजे वातावरण को महत्व देते हैं, और व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतक्रिया का ही परिणाम जो है बालक होता है। इनका कहना है कि व्यक्ति और वातावरण की जो मध्य अंतक्रिया होती है, उसी का परिणाम जो है परिणाम ही बालक है, ठीक है। उस अंतक्रिया का परिणाम ही बालक है, ठीक है। और उसी के विपरीत जो है जेरोम ब्रूनर, वो कहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता और शिक्षा को महत्व देते हैं। जेरोम ब्रूनर यहाँ पर वातावरण को महत्व देते हैं, तो जीन पियाजे यहाँ पर वातावरण को महत्व देते हैं, तो जेरोम ब्रूनर जो है वो संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा को महत्व देते हैं, ठीक है। और जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बालक जो है वो संस्कृति से युक्त होता है, ठीक है। बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं होता है, बालक संस्कृति से युक्त होता है, ये कहना है जेरोम ब्रूनर का, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों में कुछ अंतर था, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। और ये था जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो वीडियो फिर से दोबारा देख लेना 2 की स्पीड से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, थोड़ा सा बड़ा वीडियो जरूर हो सकता है, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी दोस्तों लगभग जो है हमारी सारी अवस्थाएं यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, या यूँ कह सकते हैं कि सारे सिद्धांत हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाल विकास लगभग हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो के अंदर हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वातावरण और वंशानुक्रम को, ठीक है। ये भी टॉपिक हमारे रीड के अंदर लगता है, तो इसको भी हम जो है अगले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, एक वीडियो के अंदर जो है वंशानुक्रम और वातावरण अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी बाल विकास भी कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग बाल विकास के हमारे सारे के सारे टॉपिक या प्रथम यूनिट जो है बाल विकास हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं बाल विकास वाले, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, वो जाकर आप देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और रीड के 2 महीने पड़े हैं, इसमें आपको अच्छे से जो है बाल विकास समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, परियार एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का नाम है, उससे आप जाकर जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 2 दिन बाद में मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो
तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।